इंडियन पॉलिटी की क्लास थर्ड ये रहेगी, जिसमें हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में डिटेल में करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी अमित एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में तो हमारे चैनल पर आपको जो है हर छोटी बड़ी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ साथ हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के बैचेस जो है वो एजुकेशन फील्ड में तो चलते ही हैं। इसी के साथ साथ जो है वो अभी एचपी पुलिस और एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए भी हमारे जो है बैच लॉन्च हो चुका है। तो आप भी घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। तो डिटेल के लिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो इंडियन पॉलिटी की 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप 2 क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो, भारतीय संविधान की शुरुआत हम मानते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वहीं से होती है। जो इसके जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, या जो इसके जो मूल सिद्धांत हैं इसके, उनको रेखांकित करती है। इन लक्ष्यों ने जो है वो संविधान के जो मुख्य भाग हैं उनको प्रभावित किया है। देश की जैसे जैसे जरूरत हुई देश में, ठीक है, उसके आधार पर संविधान जो है हमारा भारत का, इसमें कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संविधानों की जो है बेहतरीन विशेषताएं इंक्लूड की गई हैं। हालांकि यह कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण जो है वो काफी अद्वितीय है हमारा संविधान, जो इसे दूसरों से बहुत अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो 26 जन 1950 को जो है अपनाया गया हमारा भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यह लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे जो प्रमुख हमारे सिद्धांत हैं उनको कायम रखता है, और देश की जो भी समृद्ध सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विविधता है उसको भी ये आपका दर्शाता है। क्योंकि हमारा जो देश का जो भी कानून व्यवस्था है इस समय चल रही है, तो वो हमारा ये जो संविधान है, जो हमारा बेसिक संविधान जब बना था, उसी के आधार पर आगे ये चल रहा है। तो भारतीय संविधान जो है वो देश का एक सर्वोच्च कानून है, और यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाला एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करता है। सरकारी संस्थाओं की संरचना हुई, उनकी प्रक्रियाएं हुई, शक्तियां हुई, या चाहे उनके जो कर्तव्य हैं उनको साबित करता है। तथा मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर नागरिकों के जो कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको निर्धारित करता है। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलोज। सबसे पहले इसमें आता है आपका कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, सबसे लंबा लिखित संविधान। देखिए, संविधान आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? आपका एक लिखित और एक आपका अलिखित होता है, ठीक है। लिखित जैसे कि सिमिलरली हमारा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश का संविधान है। तो भारतीय संविधान को जो है वो आज तक दुनिया का सबसे लंबा और सबसे व्यापक संविधान होने का एक खिताब मिला हुआ है, क्योंकि देश की विशालता हुई, इसका बड़ा आकार और जो विविध परिदृश्य है, इसे ये काफी विस्तृत बनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से जटिल भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसका भी इस पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो है ये एक संविधान है जो केंद्र और जो राज्य हैं दोनों सरकारों को ये जो है वो आपका कवर करता है, जिससे इसकी जटिलता और भी बढ़ जाती है। संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों ने जो है इस संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले किया है, और विस्तृत नियम जो है वो देश को प्रभावी ढंग से जो है वो प्रबंधित करने में भी आपका मदद करते हैं। क्योंकि अगर हम लिखित संविधान के दृष्टिकोण से अगर भारत के संविधान को देखें तो भारत का संविधान लिखित है, ठीक है, कि रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अमेरिका का संविधान जो है वो आपका लिखित संविधान है, तो हमारा संविधान जो किसके समतुल्य है? आपका अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के आपका समतुल्य है। क्योंकि हमारा जो मूल संविधान जब बना है तो उसमें एक आपका प्रियम्बल था, 395 इसमें आर्टिकल से, 22 इसमें भाग हुआ करते थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होता है कि वर्तमान में जो है इसमें कितनी प्रस्तावना है, कितने इसमें अभी आर्टिकल हैं, ठीक है, और कितने इसमें भाग हैं और कितनी इसमें अनुसूचियां हैं। ये आपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मुझे जरूर बताना है, ठीक है। तो विश्व में किसी भी देश का संविधान जो है वो इतना विस्तृत नहीं है जितना कि हमारे भारत का संविधान है। इसीलिए भारत के संविधान की जो जटिलता है इसके कारण जो है कुछ लोगों ने इसे
लॉयर्स पैराडाइज भी कहा, यानी कि वकीलों का इसे स्वर्ग कहा है। इसके बाद जो है अगली इसकी विशेषता आती है कि टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत से स्रोतों से, जो अभी आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनसे जो है वो हमने भारत के संविधान को ग्रहण किया है, मतलब उनकी जो फीचर्स हैं वो हमने अपने संविधान में इंक्लूड की हैं। तो भारतीय संविधान के अधिकांश जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो अन्य देशों के जो संविधान है, ठीक है, और जो 1935 का भारत सरकार का जो एक्ट है उससे ये उधार लिए गए थे, जिसमें कि लगभग हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 250 जो है वो प्रोविजन इंक्लूड थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने भारत के संविधान को, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए दुनिया भर के जो कई संविधान हैं उनकी जांच की है, और भारत सरकार अधिनियम में जो है वो संविधान की अधिकांश संरचना के लिए एक ठोस बेस जो है वो उसको प्रोवाइड किया, क्योंकि BR अम्बेडकर जी का कहना था कि जो अपोजिशन मुस्लिम लीग वगैरह कहते हैं कि आपने बहुत समय, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, एक लंबा जो है वो समय लगा था। तो उन्होंने उनको यही उत्तर दिया था कि मैं जहां से भी मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है मैं उसको ग्रहण करने में बुराई नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बहुत से देशों का एक मिक्सचर है। जहां से भी जिस देश के संविधान में जो भी कानून था वो सही लगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो उसको हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, जैसे दार्शनिक भाग हुआ आयरस से, ठीक है, अमेरिकी संविधानों से आपका प्रेरित था। तो ब्रिटिश संविधान ने राजनीतिक पहलुओं को प्रभावित भी किया, जिसमें कि जो कैबिनेट आपकी प्रणाली है उसका विचार, कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच जो वो आपका संबंध स्थापित करता है, शामिल इसमें होता है। अब कौन कौन से जो स्रोत है, कहां से क्या उधार लिया गया है, इसके बारे में भी हम जान ही लेते हैं। भारत सरकार का ये जो अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 का जो है, इसमें हमने क्या क्या उधार लिया है? इसमें हमने लिया है संघीय योजना, ठीक है, आपका राज्यपाल का कार्यालय आया है इससे, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। फिर हमारा आता है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो लिया है, हमारा जो संसदीय सरकार है, कानून का शासन हुआ, विधायी जो प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हुई, कैबिनेट आपकी प्रोसेस हुई, जो आपके विशेषाधिकार की रिट्स होती हैं, संसद के विशेष अधिकार हुए, द्विसदनीयता, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स अभी आपको बताए जाएंगे, कौन सी देश से हमने क्या चीज उधार ली है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर पूछा जाता है। फिर आपका आता है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? हमने लिया है मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है, न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है, जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ आपका प्रेसिडेंट है, आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, आपके हाई कोर्ट के जस्टिस को कैसे हम जो वो पदच्युत कर सकते हैं, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट के जो पद है उसके बारे में ये सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें कहां से मिलती है? हमने ली है, ग्रहण किया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, सारी जो आपकी इसकी प्रोसेस रहती है। आयरिश संविधान से हमने क्या लिया है? तो DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका नामांकन प्रक्रिया जो भी रहती है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ग्रहण किया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, सारी पद्धति हमने कहां से लिया है? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट आता है इसमें कि कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एक मजबूत केंद्र के शासन, केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है, ये सारा हमने कहां से लिया है? ये आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो संपत्ति सूची हुई, व्यापार, वाणिज्य और जो अंतर संचालन की स्वतंत्रता है, संसद के दोनों सदनों की जो है वो एक कंबाइंड मीटिंग बुलाना, ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया है। इसके बाद आता है कि जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे हमने क्या लिया है? तो आपातकाल के दौरान जो भी मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया है। क्योंकि हम जानते हैं जब आप आगे चल के जो है वो हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारे मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है तो कुछ एक ही हमारे स्थितियां होती हैं, तो उस समय जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों को लिमिटेड भी किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उनको हमसे छीना भी जा सकता है।
ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी के बाइमा संविधान से ग्रहण किया है। फिर हमारा आता है कि सोवियत संविधान है यूएसएसआर, जो कि अभी का रसिया है, रूस है, उससे हमने क्या लिया है? तो प्रस्तावना में जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनको हमने ग्रहण किया है। न्याय का आदर्श, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों आते हैं, इनको हमने ग्रहण किया है। फिर आता है कि फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। प्रस्तावना में जो गणतंत्र है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं वो प्रोसेस कैसे होती है, क्या उसके प्रोविजन रहते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी हमने यहीं से लिया है। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया रहती है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरी इसकी विशेषता है कि अ मिक्स ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है हमारा भारत का संविधान। संविधान दो प्रकार का होता है, एक आपका कठोर और एक आपका लचीला होता है। तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो है एक कठोर संविधान को केवल एक विशिष्ट प्रक्रिया का, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का जो है वो फॉलो करके, पालन करके ही जो है वो बदला जा सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कानून बिना किसी प्रोसेस के जो है वो अमेंड हो सकता है। किसी भी कानून व्यवस्था में बदलाव करना है, एड ऑन करना है, कम करना है कोई कानून व्यवस्था में कुछ भी प्रोविजन, तो उसके लिए जो है पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो इसके कारण ये हो जाता है हमारा कठोर संविधान, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। वहीं अगर हम इसकी विपरीत बात करें तो ब्रिटिश संविधान की तरह जो है एक लचीले संविधान नियमित कानूनों की तरह ही अपडेट किया जा सकता है। भारतीय संविधान जो है इस बात का एक बिल्कुल ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कठोरता और लचीलापन दोनों एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में कठोरता भी है, लचीलापन भी है। जिस तरह से संविधान में संशोधन जो है वो किया जा सकता है, तो उससे पता चलता है कि ये कठोर है या लचीला है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वेयर्स, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली भारत के संविधान की। भारतीय संविधान शासन की जो संघीय प्रणाली है वो आपका स्थापित करता है। इसमें संघ की सभी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपकी पाई जाती हैं, शामिल है क्या? जैसे कि आपका सरकार के दो स्तर होना, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे। शक्तियों का विभाजन भी आपका दो स्तर पे हो जाता है। ठीक है, वही एक आपका ये लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता हुई, एक मजबूत न्यायपालिका, एक द्विसदनीय विधायिका। तो केसी जो बिहर थे उन्होंने भारतीय संविधान को जो है वो रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक और अर्ध संघीय के रूप में जो है इन्होंने इसको वर्णित किया है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका संसदीय शासन प्रणाली कैसी है भारत के संविधान की, क्या इसकी फीचर्स हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत के संविधान में जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की बजाय जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उसकी सरकार को इस मामले में इन्होंने चुना है। जो संसदीय शासन प्रणाली उसमें ब्रिटिश की जो संसदीय प्रणाली उसको अडॉप्ट किया है। यह संसदीय प्रणाली जो है वो आपकी केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर आपकी स्थापित की गई है। भारत की संसदीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आपका नामात्र और वास्तविक दोनों तरह की कार्यपालिका, बहुमत दल द्वारा शासन होना, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना, मंत्रियों का विधायिका के सदस्य होना, साथ साथ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व और निचले सदन जो कि आपका लोकसभा और विधानसभा होती है उसको निचला सदन बोलते हैं, उसको भंग करने की क्षमता भी आपकी शामिल है। जबकि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो आपका मुख्य रूप से ब्रिटिश जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड है। फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में जो है एक निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में जो है एक वंशानुगत राष्ट्र अध्यक्ष राजतंत्र, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो निर्वाचित होता है। ठीक है, निर्वाचित करके राष्ट्रपति चुना जाता है, जबकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो है वो आपका वंशानुगत, यानी कि जैसे आपका पिता है तो पिता से आगे बेटा, इस तरह से उनका वंशज चलता है, लेकिन भारत में ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपकी फीचर आती है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है। ब्रिटिश संसद जो है वो आपका संसदीय संप्रभुता के विचार का पालन करती है, जबकि जो अमेरिका है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आपकी आधारित है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तुलना में
कानूनों को जो है रिव्यू करने की, जो भी लॉज हैं उनको रिव्यू करने की शक्ति कम है, बात बिल्कुल कम है। ठीक उसी तरह जो है जैसे भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश प्रणाली से अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि इसे जो है वो भारतीय संविधान की कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है और अमेरिका संविधान की कानून की जो उचित प्रक्रिया है जो आता है आपका आर्टिकल 21 में, उसकी गारंटी के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जा सके। नेक्स्ट इसकी फीचर आती है आपकी कानून का शासन, यानी कि आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है आपका? तो इस विचार का अर्थ है कि लोग परिपूर्ण नहीं है। ठीक है, परिपूर्ण अर्थात क्या? यानी कि इसलिए समाज को व्यक्तियों की बजाय कानूनों द्वारा शासित होना चाहिए। सभी जो नागरिक हैं, जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। उनको कानूनों का, नियमों का पालन करना पड़ेगा। कानून ही सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। कानून का शासन होगा, लोगों का शासन नहीं होगा। लोकतंत्र, क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक राज्य है। लोकतंत्र अर्थात लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन होना। हमारे ही प्रतिनिधि चुन के जाते हैं जो हमारी मांग को रखते हैं, हमारे लिए जो है वो योजनाएं आगे आती हैं। ये सारा स्ट्रक्चर चलता है। तो लोकतंत्र में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये विश्वास कि कानून का शासन सर्वोच्च प्राधिकारी है और भी महत्वपूर्ण है। इसके मूल में जो है कानून रीति रिवाजों पर आधारित है, जो आते और विश्वास हैं जो लोग लंबे समय में विकसित करते हैं। तो अंत में कानून का शासन जो है वो लोगों की साझा बुद्धि को एक दर्शाता है। इसके बाद जो है वो आगे आता है आपका कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसकी फीचर, भारत में एकल एकीकृत न्याय प्रणाली जो है वो आपकी मौजूद है। भारतीय संविधान विधायिका और जो सरकार है उसको इस पर कोई भी प्रभाव डालने से रोककर और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। कानूनी प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राज्य स्तरीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर न्यायालय है। जिला न्यायालय अन्य निचली अदालतें हैं। उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय है। इसके पदानुक्रम में आती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका सर्वोच्च रहता है। उससे नीचे आती हैं आपके हमारे हर एक स्टेट के आपके हाई कोर्ट से नीचे आ जाते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। जुडिशियल आपके इस पार्ट में आते हैं, तो जिसमें आपके जो है वो एसडीएम कोर्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर चलता है। अपील की सर्वोच्च अदालत लोगों के जो मूल अधिकार हैं उसके रक्षक और संविधान के संरक्षक के रूप में जो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका एक संघीय न्यायालय, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, पता होना चाहिए आपको। तो परिणाम स्वरूप जो है आपका संविधान में कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो इसकी स्वतंत्रता की बिल्कुल हमें गारंटी देते हैं। नेक्स्ट इसकी फीचर है आपकी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके कहां पर मेंशन है? आपको पता होना चाहिए। संविधान के भाग 3 के तहत जो है भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी जो है वो दी गई है। भारतीय संविधान के प्रमुख घटकों में से जो है कई मौलिक अधिकारों की गारंटी है। संविधान का मूल सिद्धांत जो है यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक साथी मनुष्य के रूप में कुछ स्वतंत्रताओं का बिल्कुल अधिकार है और उन स्वतंत्रता का प्रयोग बहुमत या अलमत की राय से स्वतंत्र है। ऐसे अधिकारों को बहुमत द्वारा जो है रद्द नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है वो लोकतंत्र की जो है वो धारणा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जीवन जीने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो वो एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, संविधान का जो भाग 3 है उसमें आर्टिकल हम बात करें तो 12 से 35 तक तो जो है वो आपके संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसकी प्रेरणा हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम इसकी सह सामग्री की बात करें कि कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, तो समानता का अधिकार आपका आता है आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 आपके मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, और आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, आपका आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आपका 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आते हैं आपके 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको मिलता है संविधान के आर्टिकल 32 में मिलता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही आपके आते हैं, इनमें कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जी हाँ, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती की जा सकती है। राष्ट्रीय अगर आपातकाल होता है
तो उसके दौरान जो आर्टिकल 20 to 21 है, ठीक है, आर्टिकल 20 and 21, उसके द्वारा जो भी प्रदत्त अधिकार हैं उनको छोड़कर बाकी को स्थगित किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो संविधान के अन्य प्रावधान जैसे हम बदलेंगे तो कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, आपका फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, हमने पढ़ा कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है वो लिए हुए हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान में कितने, तो तीसरे भाग में आपके कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आपका 6 मौलिक अधिकारों का जो है वो आपका वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, आगे आते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक संविधान जो ये सिद्धांत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अनूठी विशेषता है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में हम कहें तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का एक नया पहलू, अनूठी विशेषता है। उन्हें संविधान के भाग कौन से में, भाग 4 में सूचीबद्ध किया गया। तो ये आपके संविधान के कौन से भाग में आते हैं, 4 में आते हैं। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हमारे नागरिकों के लिए सामाजिक और जो आर्थिक न्याय है वो सुनिश्चित करने के लिए निर्देशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जो है वो भारत के कल्याणकारी राज्य के तहत धन को सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं किया जाएगा। वे स्वाभाविक रूप से न्यायोचित नहीं है कि किसी लिमिटेड पर्सन के कंट्रोल में कर दिया जाए। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार हुए, निर्देशक सिद्धांत हुए, इनके बीच जो है एक बैलेंस, संतुलन की नींव पर स्थापित है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था 1980 में, उसमें आप अपना ऐतिहासिक जो फैसला था वो भी सुनाया था। तो अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो संविधान के भाग 4 में ये आपका आर्टिकल 35 से 51 तक जो है वो वर्णित है, ठीक है, क्योंकि इसके तहत जो वेलफेयर स्टेट का जो है स्थापना की गई है। और ये हमने कहां से लिया डीपीएसपी, तो आयरलैंड के संविधान से लिए, हमने पहले भी पढ़ा है। और साथ ही साथ जो है वो डीपीएसपी को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसकी फीचर आती है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल आपके ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। तो मूल संविधान में इनका कोई भी हमें वर्णन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मूल संविधान में नागरिकों के जो मौलिक दायित्व हैं, यानी कि कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको रेखांकित नहीं किया गया है, वर्णन जो उनका नहीं किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के कारण जो है वो 1976 में जो 42वां 42nd आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसमें पारित हुआ, जिसने कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई थी, 10 थी जिनका पालन सभी भारतीय लोगों को करना चाहिए। तो बाद में 2002 में जो है वो 86 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इस एक्ट के द्वारा जो है एक और आवश्यक दायित्व इसमें जोड़ा गया, जबकि कर्तव्य जो है वो प्रत्येक नागरिक से की जाने वाली अपेक्षाएं हैं, अधिकार जो है वो लोगों की गारंटी के रूप में दिए जाते हैं। ये हमारी एक नैतिक दायित्व है, जबकि जो गारंटी है वो हमारा अधिकार है, मतलब जो अधिकार है वो हमारी गारंटी है, वो हमें गारंटी दी जाती है संविधान के द्वारा। तो जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके माध्यम से जो है वो आंतरिक आपातकाल 1975 to 77 के दौरान जो है वो आपका शामिल किया गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम बात करें तो पार्ट 4A, ठीक है, 4A के भाग में जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, जिसमें कि केवल एक आर्टिकल आपका आता है 51 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ आपको पता होने चाहिए, जिसके तहत जो है वो प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होगा कि जो है संविधान का जो राष्ट्र ध्वज है और जो राष्ट्रगान है उसका आदर करे, राष्ट्र की जो भी संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करे, साथ ही साथ हमारी जो मिश्रित संस्कृति है उसकी समृद्ध धरोहर का भी वो अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो वो राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट इसकी फीचर जानते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि किसी भी धर्म विशेष के तौर पर हमें मान्यता नहीं है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के आधार पर कोई नागरिकता नहीं मिलती है, सभी धर्म बराबर माने गए हैं। 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसके बाद आगे आता है आपका इंडियन सेकुलरिज्म,
ठीक है। भारत का संविधान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को जो है वो बनाए रखता है। नतीजन जो है वो आपका भारत में राज्य के अधिकारी धर्म के रूप में किसी भी विशेष धर्म को उसका समर्थन नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर को धर्म को बनाइए, ठीक है। ये विचार जो है वो आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का ही प्रयास करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सरकार धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण है, कि धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण है, ऐसा नहीं है। इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए, कि सभी धर्म समान है, तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने और उनके लिए जो सभी के लिए समान सुरक्षा का प्रावधान जो है वो प्रदान करने की एक प्रथा भी है। फिर इसमें आपका है आगे वयस्क मताधिकार, ठीक है, एडल्ट वोटिंग जिसे बोलते हैं। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, हम सभी जानते ही हैं, तो जिसमें देश का प्रशासन जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो वो किया जाता है। तो भारतीय संविधान जो है वो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है उनके चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मतदान की जो वो परमिशन देता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी प्रत्येक नागरिक है, जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वयस्क मतदान जो है वो कौन कर सकता है, 18 वर्ष से अधिक का जो नागरिक है वो मतदान कर सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता या जो है वो आपका धन की प्रवाह किए बिना जो है वो उसको मतदान करने का पूरा जो है वो आपका अधिकार प्राप्त है। 1989 में 64 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके माध्यम से जो है मतदान की आयु पहले 21 वर्ष होती थी, उसको घटाकर जो है वो 18 वर्ष जो था वो किया गया था, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार जो वो आपका एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक है। वे सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें वोट देने, मत देने का पूर्ण जो है वो अधिकार है। वो अपनी मर्जी से मतदान, मत धन दान से मिलकर बनाए कि अपनी मत बुद्धि स्व विवेक का प्रयोग करके जो है वो आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका भारत के संविधान में नेक्स्ट फीचर है आपकी सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है वो आपका कैसा है, संघीय है, जिसका अर्थ है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें आती हैं, लेकिन ये केवल एक प्रकार की नागरिकता जो है वो प्रदान करता है। वो कौन सी, आपकी भारत की नागरिकता हमें प्रदान करता है। हमें दो नागरिकताएं प्रदान नहीं करता है, हमें सिर्फ एक ही नागरिकता जो है वो मिलती है, ठीक है, क्योंकि दोहरी नागरिकता नहीं मिलती, जैसे कि दूसरे जैसे अमेरिका हुआ, ठीक है, वहां पे आपको दोहरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे भारत में एक ही मिलती है। इसका मतलब कि सभी नागरिक चाहे वे भारत में कहीं भी पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं भी पैदा हुए हैं, उनको स्टेट की नागरिकता नहीं मिलती है, उनको सिर्फ भारतीय नागरिकता मिलती है। उनके पास समान राजनीतिक अधिकार भी मिलते हैं, नागरिक अधिकार मिलते हैं, उनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज, इसकी फीचर स्वतंत्र निकाय, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो आपका संघीय और जो राज्य सरकारें हैं उनकी विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के साथ साथ कई स्वतंत्र निकायों का जो है वो निर्माण करता है। इन निकायों को जो है वो आपका भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के आवश्यक एक अंग के रूप में जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है आपातकालीन प्रोविजंस, मतलब प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। संविधान के लेखकों ने अनुमान लगाया था कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं आने वाले समय। देखिए संविधान जब लिखा गया और अभी का समय, बहुत सारी चीजें तो देखो तभी से इमेजिन की गई थी जब हमारा संविधान बनाया गया था और आज उनको हम फॉलो भी कर रहे हैं, जिनमें सरकार सामान्य परिस्थितियों की तरह काम नहीं कर सकती है। देश में कई बार हमारा आपातकाल भी तो आ सकता है, तो संविधान में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो है वो आपातकालीन जो ये प्रावधान है उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। संकट के दौरान जो है वो राज्य सरकारें संघीय सरकार पर पूरा कंट्रोल कर लेती हैं, जिससे कि संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार जो वो मिल जाता है। अब आपातकाल की जो हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल ही है, ठीक है, भारत की वित्तीय स्थिरता हुई या आपका प्रत्येक संकट में हो, जबकि आपका आर्टिकल 360 में आता है आपका वित्तीय काल, तो भी हमारे जो है वो जो भी इसके प्रोविजन रहते हैं इसमें क्या हमारी कानून व्यवस्था रहेगी वो सारा जो है वो इसमें आपका लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि 3 टायर गवर्नमेंट। तो भारतीय संविधान ने जो है वो आपका शुरू में 2 स्तरीय सरकारों की स्थापना की थी, ठीक है, आपका सेंट्रल और एक आपका स्टेट, ठीक है। बाद में 1992 में जो है वो आपका जो 73rd और आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तीसरे स्तर की शुरुआत की जाती है जिसे स्थानीय सरकार के रूप में हम जानते हैं, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में और वर्णित नहीं है, सिर्फ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये जो 3 टायर गवर्नमेंट है उसका प्रोविजन है।
तो संविधान में एक नया भाग 9 जो है और इसकी एक नई अनुसूची 11 जोड़कर जो है वो 1992 का जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसने पंचायतों यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकारें होती हैं, स्थानीय स्तर पर हमारी पंचायतें ही होती है ना, तो उनको औपचारिक दर्जा जो था वो दिया जाता है। तो इसी तरह 1992 के जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था आपका 9A, और अब किस अनुसूची 12 पेश करके जो है वो शहरी स्थानीय सरकार यानी कि अब नगर पालिकाओं को भी जो है वो आपका ऑफिशियली यहाँ पर जो है वो मान्यता प्रदान की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। 2011 का जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और साथ ही साथ संरक्षण भी प्रदान किया। ठीक है, ये संसद को जो है वो आपका बहुराज्यीय जो सहकारी समितियां हैं उसके लिए कानून बनाने की परमिशन देता है, जबकि जो राज्य विधानसभाएं हैं वो अन्य सहकारी समितियों के लिए कानून भी बना सकती हैं। तो आपका आर्टिकल अगर मैं 19 की बात करूं तो सहकारी समिति गठन करने के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और आर्टिकल अगर नेक्स्ट आपकी बात करूं तो आर्टिकल 43 एक नया राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, जिसमें कि सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने को इसमें एड ऑन जो था वो किया गया था। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जब बात करते हैं तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आपका 1973 में मामला हुआ था, ठीक है, आप सभी भली भांति जानते हैं अगर आप पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये 13 न्यायाधीशों की एक पीठ थी। ठीक है, इस मामले में 68 डेज तक जो है पूरी कानूनी सुनवाई चली थी, और ये तर्क वितर्क की 31 अक्टूबर 1972 को जो शुरू होकर आपका 23 मार्च, ठीक है, कब 23 मार्च को जो है वो आपका ये खत्म होता है। तो 24 अप्रैल 1973 को जो चीफ जस्टिस सिकरी और हाई कोर्ट के 12 जो अन्य न्याय जस्टिस थे, उन्होंने जो है वो न्यायिक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें निर्णय दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, कि संविधान जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके कुछ जो प्रमुख मूलभूत तत्व हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 368 है, इसके तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी जो शक्ति का बंटवारा हुआ, गणराज्यात्मक लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार हुई, साथ ही संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र हुआ, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संसदीय प्रणाली हुई, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी की भी सौहार्दपूर्ण संतुलन, न्याय तक जो है वो पहुंच होना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश जो है वो इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन मूल जो स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो बदला नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 368 जो है क्या है, संशोधन के लिए जो है वो इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल 368 है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर, कि इसके तहत जो विधेयक किसी भी सदन, जो हमारा लोअर हाउस है या अपर हाउस है, वो किसी भी सदन में हमारा स्टार्ट किया जा सकता है, और जब ये विधेयक जो है वो प्रत्येक सदन के जो कुल सदस्य हैं उसकी संख्या के बहुमत यानी कि 50% से अधिक जो है वो अगर जो प्रेजेंट है उससे जो है वो मतदान करके जो है वो पारित हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बहुत ही हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको हमारा ये डिटेल्ड वीडियो बहुत पसंद है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप। इसी तरह के जो है और भी डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमारे चैनल आपको जल्दी ही अपडेट किए जाएंगे। साथ साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट बेल लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और इसके साथ हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता दें कि आप हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जिसमें कि हम आपको बता दें कि हमारे एजुकेशन फील्ड में तो बैचेस चलती है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप घर बैठे लगा सकते हैं। 3 to 4 आपको डेली लाइव क्लासेस हमारी ऐप के थ्रू मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको वीकली मंथली मिलेंगे, आपको ये पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, डेली क्लासेस के नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी फीचर्स नॉमिनल फी चार्जेस में आप ले सकते हैं, जिसमें कि एजुकेशन फील्ड के टीजीटी, जेबीटी, अकालटी, टैट, कमीशन के साथ साथ जो है वो हमारा एचपी पुलिस और एचपी हाई कोर्ट के जो है एग्जाम के लिए भी बैचेस चल रही है, जिसमें कि सारा जो भी हमारा सिलेबस है आपका, ठीक है, वो भी लाइव क्लासेस में आपका कवर किया जाएगा, जिसमें कि करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल भी आपके इंक्लूड रहेंगे। तो सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत बड़ी वैकेंसी एचपी हाई कोर्ट में और एचपी पुलिस में आई हुई है, तो मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन करके जो है वो आप अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।
थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।